नमस्ते एंड वेलकम टू दिस एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ सैथोलॉजी डिबंकिंग मिथोलॉजी। सैथोलॉजी के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं। भारतीय शिप्स पर भी फायरिंग हुआ। हॉर्मुज स्ट्रेट को प्रेसिडेंट ट्रंप की जो अलाइड मीडिया है सबने इतना पॉपुलर किया अमेरिका में कि द ईरान हैज एग्रीड टू शिप द यूरेनियम टू पाकिस्तान। बीच में भी बोला था कि ईरान इज गोइंग टू शिप द यूरेनियम टू इंडिया, और ये भी सब बोला था। देखिए, आईआरजीसी जो है, ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स, ये एक अपने आप में ही सरकार है। आप ये सोचिए, ईरान में दो सेनाएं हैं, एक है ईरानियन आर्मी और दूसरी है रेवोल्यूशनरी गार्ड्स। रेवोल्यूशनरी गार्ड्स जो है, रिलीजियस लीडर को उसकी लॉयल्टी रहती है, और जो दूसरी फोर्स है ईरानियन आर्मी और दूसरे फोर्सेस हैं, उसकी उसकी जो लॉयल्टी रहती है वो रहती है ईरानियन इस्लामिक गवर्नमेंट को। ओके, सो एक है ईरानियन नेशनल आर्मी, तो ईरानियन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान आर्म फोर्सेस, उनको बोला जाता है आर्तिश। और ये कन्वेंशनल फोर्सेस है ईरान की, और ईरान की दूसरी जो फोर्स है उसको बोला जाता है इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, आईआरजीसी। और ये जो है, इसके अंदर भी बहुत सारी फोर्सेस हैं, ग्राउंड फोर्सेस, एरोस्पेस फोर्स, नेवी, कुद्स फोर्स, बसीज। ये जो फोर्सेस हैं ये रिपोर्ट करती हैं सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। जो मिसाइल्स हैं सारी, वो दोनों को बिलोंग करती है, और दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक तरीके से इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। ये बिलोंग करती है ये जो ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड है, जिसको आईआरजीसी बोलते हैं, और ये लोग बोलते हैं सेपा बिलोंग, इसकी लॉयल्टी होती है खोमेनी को या उसके फॉलोअर्स को। और जो दूसरी फोर्स है, जिसलिए आप देखते हैं ये कॉन्फ्लिक्ट चलता है ईरान के अंदर, और जो दूसरी फोर्स है वो बिलोंग करती है, वो आप सोच लीजिए कि बिलोंग करती है स्टेट ऑफ ईरान को। और ये दोनों फोर्सेस कलेक्टिवली प्रोवाइड करती हैं सिक्योरिटी। आईआरजीसी जो है, वो जो खोमेनी को रिप्रेजेंट करती है, खोमेनी को बिलोंग करती है, वो 46 साल से, जब शाह आए थे, जब शाह को रिप्लेस किया गया था, तब वो स्थापित की गई थी खोमेनी के लिए। और जो ईरानियन आर्म फोर्सेस है वो शुरू से हैं ईरान के पास। जो 8 साल का जो युद्ध लड़ा था इन लोगों ने, वो दोनों ने मिलकर लड़ा था अगेंस्ट इराक। और ये दोनों का जो रिपोर्टिंग पैटर्न है वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। मैंने इनके बारे में, जो इलेक्टेड प्रेसिडेंट होता है उसको जो ट्रेडिशनल आर्म फोर्सेस रिप्रेजेंट करती हैं वो उसको रिपोर्ट करती हैं, जबकि वो भी खोमेनी उसको अपॉइंट करता है या वो पोजीशन अपॉइंट करती है। वो डायरेक्टली रिपोर्ट करती है, वो भी खोमेनी को रिपोर्ट करती है। तो प्रेसिडेंट का या सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन का इसमें कोई रोल ही नहीं है दोनों में। सो आपने देखा होगा कि इवन दो इट इज़ ए हाईली एजुकेटेड सोसाइटी, लेकिन वॉर्स और सैंक्शंस ने एक यूनिक तरीके का गवर्नमेंट स्ट्रक्चर बनाया है, जो कि अंडर एक्सट्रीम ड्यूरेस भी सरवाइव कर सकता है। वो डिसकनेक्टेड होकर भी सरवाइव कर सकता है। डिसकनेक्टेड होने वो मिलिशिया बन जाती है, इंडिपेंडेंट, फुल्ली इक्विप्ड ऑन ऑल साइड्स, ऑन ऑल ब्रांचेस। तो ये इस तरह के जो डाइवर्सिफाइड मिलिट्री लीडरशिप है, ये एक तरीके का रिडंडेंसी देता है ईरानियन रिजीम को। ऐसे रिजीम तो अमेरिका के लिए बोलना चाहिए, रिजीम वर्ड इज नाउ, जैसे अमेरिका यूज करता है सबके लिए, तो उसके लिए बोल सकते हैं। तो ईरानियन रिजीम को एक तरीके का सर्वाइबिलिटी देता है। नाउ अभी आसिम मुनीर का विजिट होता है वहाँ पे, और आपको मालूम ही है कि जो मेरा मेन काम रहता है वो रहता है एंशिएंट जगहों को ढूंढना, जो महाभारत रामायण से कनेक्टेड है। तो अभी जब आसिम मुनीर जाते हैं और वो एक पर्टिकुलर सिटी में जाते हैं, ना उस सिटी का नाम है, वो लैंड करते हैं मशदाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि रजवी खोरासान प्रोविंस में है। और वहाँ से वो कुछ जगहों पे मिलने जाते हैं। देन ही ऑल्सो गोज टू ईरान, तेहरान, मेहराबाद एयरपोर्ट, मशदाद और मेहराबाद। ना
ये जो अ, तो मेहराबाद एयरपोर्ट सिविलियन एयरपोर्ट है और काफ़ी बिजी भी माना जाता है ईरान में। तो पहले वो मजदाद फिर मेहराबाद ऐसे करके 2 फ्लाइट स्टॉप ओवर होती है और सबको मालूम है कि दोनों एयरपोर्ट से बॉम्बिंग की थी अमेरिकन ने, इजराइलीज ने भी। और लेकिन एक एयरपोर्ट पे इनकी कुछ सीक्रेट मीटिंग्स होती हैं, फिर एक दूसरे एयरपोर्ट पे जाके इनको रिसीव किया जाता है बाय द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान, वेयर अब्बास अरगची रिसीव करते हैं। तो क्या इनके बीच में ऐसा कुछ बात हुआ कि टारगेट ओनली इंडियन शिप्स, ओपन फायर एट द इंडियन शिप्स, ऐसा कुछ बात हुआ? आई डोंट नो। लेकिन डिस्पाइट हैविंग परमिशन, और तब भी उसको वापस किया गया दैट एवरी शिप हैज टू पे, एंड बिकेम ए बिग न्यूज़। इंडिया को उनके एम्बेसी को बुलाना पड़ा, ऑफिशियल को, टू गिव देम ए नोटिस दैट दिस हैज हैपेंड, व्हाई इज दिस हैपनिंग। तो डिप्लोमेटिक पुशबैक किया गया ना। इसके अंदर आप दो चीज़ देख सकते हैं, क्या ये इंडिया को इन्वॉल्व करने की स्ट्रेटेजी है, क्या ये भारत को चैलेंज करने की स्ट्रेटेजी है, या ये जो है भारत के लिए एक कोलिशन बनाया जा रहा है विच कैन अफेक्ट इंडिया और पुल इंडिया इनटू द वॉर। तो पहला मैं क्वेश्चन का जवाब देता हूँ कि ये जो वार्निंग शॉट्स है अगेंस्ट द इंडियन शिप विच इज ऑलरेडी उनका परमिशन था, देन दे टर्न बैक। ये जो इंसिडेंट है कैन बी लिंक टू अ वेरी सिंपल रीज़न कि परमिशन आपको मिला हुआ है लेकिन हम लोग उसको परमिशन हटा रहे हैं, वी आर रिमूविंग द परमिशन, तो अभी आप लोग नहीं जा सकते। दूसरा केस ये है टू टीच इंडिया ए लेसन, डोंट एक्ट स्मार्ट। यहाँ पे पाकिस्तान इन्वॉल्व, आपको मालूम है पाकिस्तान खुराफती देश है। जब तक कि भारत पाकिस्तान को जड़ से ख़त्म नहीं करेगा प्रॉब्लम चलती रहेगी। भारत में कांग्रेस, स्टालिन, इन सब की जड़ें कहीं ना कहीं से पाकिस्तान से कनेक्टेड है और पाकिस्तान इज द एक्टिंग एजेंट फॉर अमेरिका। पाकिस्तान इज द लेवरेज फॉर अमेरिका। तो पाकिस्तान के थ्रू गड़बड़ी मचाई जा रही है, उसको पैसा दिया जाता है, आपने गेम खेलते रहो और वेस्ट उसके पीछे छुपा रहेगा। मुझे आपको इंडियन समझ में आते हैं। तो दे आर प्लेइंग द गेम्स ऑफ लव जिहाद, डीएमके, यंग स्टूडेंट्स। अभी तो उन्होंने हिंदू स्टूडेंट्स को भी, हिंदुओं को भी रिक्रूट करना शुरू कर दिया है एज आईएसआई एजेंट्स फॉर गिविंग देम मनी एंड एक्ट अगेंस्ट भारत। तो दैट इज कैन बी यूज्ड बाय लेवरेज अगेंस्ट देम। और तीसरा ये है कि क्या ये हो सकता है कि अमेरिका ने करवाया हो, बोला हो कि आप इंडियन शिप्स पे अटैक करो एंड देन द इंडियन शिप्स विल हेल्प अस इन ब्लॉकेडिंग यू, और इंडियन शिप्स विल टेक रिस्क, क्योंकि अमेरिका को मालूम है खुद जाएगा तो उसके शिप्स बर्बाद हो जाएंगे। भारत अपने शिप्स भेजेगा नहीं, चीन अपने शिप्स भेजेगा तो अमेरिका से टक्कर होगी। सो नोबडी इज इंटरेस्टेड इन सेंडिंग द शिप्स। फ्रांस और इटली और यूके दे आर टॉइंग विद द आइडिया कि वो डिफेंस फोर्सेस को डिप्लॉय करें होर्मुज स्ट्रेट में, क्योंकि उनको बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। ये होर्मुज स्ट्रेट का पूरा नाटक शुरू हुआ अमेरिका से, इसराइल और अमेरिका ने उसको शुरू किया और पूरी वर्ल्ड इससे परेशान है। मुझे ऐसा लगता है कभी न कभी कि एक टाइम में आके यूएसए वर्सेस द वर्ल्ड हो सकता है, बिकॉज एक्सट्रीम में आप किसी चीज़ को पुश नहीं करना चाहिए, कि दैट रिजॉल्व बिकम स्ट्रॉन्गर ऑफ पीपल टू डिफेंड। ओके, ये भी हो सकता है। नाउ पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट मेक्स इट वेरी सस्पिशियस टू इंडिया मेरे हिसाब से, और इसमें कोई ऐसा कंफर्म न्यूज़ नहीं है कहीं पे, बट अगर आप साधारण सा जियो पॉलिटिक्स देखें तो उसमें तो यही है कि पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है किसी तरह भारत को थोड़ा सा नुकसान करने के लिए। द पॉलिसी ऑफ 1000 कट्स इज ऑलवेज गोइंग ऑन, भारत के अंदर भी भारत के बाहर भी। जैसे उन्होंने पीएनएस रिजवान को खड़ा किया, उसके रडार से नहीं चलते। सो कैन यू रियली एक्ट एज ए डिफेंस शिप फॉर द मिसाइल, इनकमिंग मिसाइल्स? नहीं, उसकी जरूरत ही नहीं है। सो देर आर मैनी थिंग्स विच पाकिस्तान डज सस्पिशियस हो जाता है ना। यूएस की तरफ से मुझे जो है कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है, अदर देन बिल्डअप। कॉन्स्टेंटली यूरोप से लेके इसराइल तक फ्लाइट्स चल रही हैं नॉन स्टॉप, दे आर फ्लाइंग इन। ऐसा बोला जाता है कि देयर इज अ सेकेंड लाइन विच इज मेड फ्रॉम डिगो गार्सिया टू ईरान बॉम्बिंग के लिए। ये तो पहले से भी था लेकिन अभी उसको और भी दिखाई दे रहा है।
सो देर आर 2 or 3 थिंग्स हैपनिंग साइमल्टेनियसली. एक तो यूरोप की तरफ से आर्मिंग ऑफ द बेसेस अराउंड ईरान, और दूसरी तरफ से भी मतलब उनका पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं वो इंडियन ओशन की तरफ से. यूरोपियन पार्टनर्स यहाँ पे नहीं आएंगे, मैंने उसको रीज़न आपको बता दिया था. 1956 का सुएज कैनाल डिबैकल. सुएज कैनाल डिबैकल यही हुआ था कि 56 में अमेरिका ने हेल्प नहीं किया था, इस बार यूरोप ने उसका हेल्प नहीं किया. देखिए, डिप्लोमेटिक मेमोरी बहुत लंबी होती है, ये कोई 1-2 साल की नहीं होती. तो अगर आपने 10 साल पहले कुछ एक्शन लिया होगा, उसका रिएक्शन आपको 10 साल के बाद भी आ सकता है. ओके, तो ये जनरली मैंने देखा है, ऐसा जरूरी नहीं है. आजकल अमेरिकन मेमोरी तो बहुत ही कम है. और अमेरिका जिस तरह से आसिम मुनीर को और इनको प्रमोट कर रहा है, मुझे लगता है कि मुनीर का फ्यूचर वो जिया उल हक वाला होने वाला है. बिकॉज जैसे उसकी यूजेबिलिटी खत्म हो जाएगी, सीक्रेट्स को छुपाने के लिए उसको खत्म कर दिया जाएगा, उड़ा दिया जाएगा. ये फ्यूचर है ये सारे डिक्टेटर्स का पाकिस्तान में. और इट ऑल डिपेंड्स ऑन इंडिया ऑल्सो, कि इंडिया जो है किस तरह पाकिस्तान को आड़े हाथों लेता है, या दे वर्क विद देम टू क्रिएट सम काइंड ऑफ बफर जोन फॉर इंडिया. तो इंडिया के लिए कोई और चारा नहीं है पाकिस्तान को खत्म करने के अलावा. नहीं तो भारत की इंटरनल प्रॉब्लम चलती रहेंगी चलती रहेंगी चलती रहेंगी, क्योंकि एक स्पॉन्सर है, बहुत बड़ा स्पॉन्सर है, और उनका हिंदू हेट्रेड इज हायर देन देयर पाकिस्तानी लव. ओके, दैट इज वेरी क्लियर. सो व्हेन द हिंदू हेट्रेड इज हायर, देन आप इलॉजिकल डिसीजन तो लोगे नेचुरली, आप कोई लॉजिकल डिसीजन लेने वाले नहीं हो. सो यू सी ऑल दिस एक्सपेरिमेंट्स बाय पाकिस्तान. ना अमेरिका के अंदर क्या चल रहा है कि मुझे लगता है कि पीट हेग्सेथ का नंबर आ चुका है. बिकॉज पीट हेग्सेथ ने एक तरीके से अमेरिका को गुमराह किया, और ट्रम्प को समझ में आ गया है कि ये रिलीजियस लोगों के चक्कर में पड़ने से उनका दिमाग खराब होता है और फालतू के आइडियाज़ उनको आते हैं. क्योंकि रिलीजियस लोगों में फेनेटिसिज्म बहुत होता है, डॉगमेटिज्म बहुत होता है. और रिलीजियस, मैं बोल रहा हूँ, ये जो अब्राहमिक रिलीजन वाले हैं, जैसे भारत में भी जो धर्म वाले लोग शांत रहते हैं, लेकिन जो अब्राहमिक रिलीजन वाले लोग हैं, कैथोलिसिज्म, क्रिश्चियनिज्म, ये सब लोग मिलिटेंट्स होते हैं एक तरीके के. बस टेररिज्म, इनको मारना, खून देखना, ये सब अच्छा लगता है. वायलेंट होता है, बहुत वायलेंस, एक्सट्रीम वायलेंस. और रिलीजियस वायलेंस इज ऑलमोस्ट लाइक नॉन कॉमन सेंसिकल. मतलब आप अच्छे व्यक्ति भी होगे तब भी आपको हर्ट करेंगे. तो ये तो कॉलोनियल हम लोग स्टोरीज देखते ही हैं, किस तरह लोगों को गॉड के नाम पे पहले पागल बनाया जाता है, फिर उसके बाद उनसे क्राइम करवाया जाता है. दैट इज गोइंग ऑन सिंस द टाइम दीज रिलीजन्स वर इन्वेंटेड. यू नो, कैथोलिसिज्म और क्रिश्चियनिज्म के बीच में ही इस्लामिज्म पैदा हुआ, और कैथोलिसिज्म से पहले जुडाइज्म था जिसको उन्होंने कॉपी किया. तो ये इस तरह ये सारे कनेक्टेड है एक साथ, और इनके बीच में लड़ाई चलती रहती है. पूरी दुनिया इनकी वजह से परेशान रहती है. अमेरिका की लड़ाई रिलीजियस लड़ाई है, कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म, ये इनकी लड़ाई है. कैथोलिसिज्म वर्सेस प्रोटेस्टेंटिज्म प्लस मोर्मोनिज्म. मोर्मोनिज्म तो अमेरिका का सबसे बड़ा लैंड ओनर है, और प्लस इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट फेथ्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका. यूटा उसकी कैपिटल होती है जनरली, यूटा स्टेट, और बाकी पूरे अमेरिका में फैले हुए हैं. ये मॉडर्न रिलीजन है, ऐसा इसका कोई ज़्यादा इतिहास लंबा भी नहीं, 150-200 साल का इतिहास है ना. अब अमेरिका में ये लड़ाई तेज हो गई है. सबको मालूम है कि कैथोलिसिज्म जो है, अभी जैसे आज किसी एक बड़े लीडर ने बोला कि आई एम गोइंग टू रिलिंक्विश कैथोलिसिज्म फॉर द सेक ऑफ अमेरिका. अमेरिका बोला आई एम गोइंग टू रिलिंक्विश कैथोलिसिज्म. ये जो था शॉन हैनिटी का कमेंट है. आप भी बड़े शॉक होंगे अमेरिका में कि जो रोगन अभी दिखा था प्रेसिडेंट ट्रम्प के पीछे, कुछ दिन तो तक ये बहुत क्रिटिसाइज कर रहा था प्रेसिडेंट ट्रम्प को, आज सडनली वहाँ पे दिखा. इसका मतलब ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प वापस अपने पुराने फॉर्म में आ रहे हैं. अभी तक उनको जो इलेक्शन के बारे में पता था, अब उनको मालूम है इलेक्शंस अगर पास में आ रही हैं, जिन लोगों ने उनको इलेक्शन जीतने में मदद करी थी उन सबके पास में आ रहे हैं. और ये सभी लोग स्पिरिचुअल माने जाते हैं. मतलब ये लोग कभी अपने आप को दिखाएंगे बुद्धिस्ट हैं, कभी आपको दिखाएंगे कि ये हिंदू हैं, कभी दिखाएंगे एनीथिंग नॉन अब्राहमिक दे विल शो, और फिर इनको यूज किया जाता है. प्रेसिडेंट ट्रम्प नोज कि पॉडकास्टर्स हैव ए मोर
loyal audience than mainstream media. तो अब इनको पीछे खड़े हुए हैं. It was shocking for many people. तो मेरे हिसाब से Tucker Carlson will come behind Trump again, and other podcasters will also come behind Trump again before the midterms. मैंने आपको पहले बोला है कि midterms में प्रेसिडेंट ट्रम्प के जीतने के चांसेस ज़्यादा है, और मेरा न्यूट्रल व्यू पॉइंट है. ना मैं उनको किसी को हेट करता हूँ, ना किसी को ज़्यादा लाइक करता हूँ, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपने धार्मिक लोगों को लाइक करता हूँ. उनके साथ ही शांति भी रहती है और सीखने को भी मिलता है अपने आप को. सो ये एक फॉल्ट लाइन्स, रिलीजियस फॉल्ट लाइन्स है अमेरिका में, और इस्लामिज्म और कैथोलिसिज्म हमेशा साथ में काम करते हैं अमेरिका में. तो देखेंगे जितने भी मुसलमान हैं सारे डेमोक्रेट पार्टी से कनेक्टेड हैं, और मेजोरिटी ऑफ हिंदूज, अब तो ज़्यादा हिंदूज और कनेक्ट होंगे डेमोक्रेट पार्टी से, क्योंकि ट्रम्प ने जिस तरह मागा ने जो गेम्स खेले हिंदुओं के विरुद्ध, टेक्सास में देख रहे हैं, बाकी जगह देख रहे हैं. तो आई थिंक ये तो क्लियर कट है कि वेदर इवन इफ डेमोक्रेट्स आर नॉट बेस्ट, हिंदूज तो जनरली उनके साथ ही अलाइन करेंगे. तो आप देखेंगे कि तुलसी गबार्ड जो प्रेसिडेंट ट्रम्प के साथ काम करती है, इंडिपेंडेंट है, शी विल रिलीज मोर स्टेटमेंट्स फॉर इन फेवर ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, जिससे कुछ हिंदूज अफेक्ट हो सकते हैं, नॉट ऑल ऑफ देम. लॉरा लूमर तो अभी सॉफ्ट हुई है इंडिया जाने के बाद, और आपने ये भी देखा होगा कि न्यू दिल्ली में सर्जियो गोर जो ब्रिटिश अमेरिकन एम्बेसडर है टू इंडिया, उन्होंने अपना आउटरीच करना शुरू किया है टू द अदर इंडियन डायस्पोरा, और हो सकता है वो थोड़ी देर में पॉडकास्ट पे भी आना शुरू कर दें. एंड वंस ही कम्स ऑन द पॉडकास्ट देन वी विल सी अ डिफरेंट विजन. तो ये एक तरीके का उनका स्ट्रेटेजी है प्रेसिडेंट ट्रम्प का, कि किस तरह वो मिड टर्म में रिपब्लिकन विक्ट्री लेकर आए. अगर नहीं होगा देन ही विल बी इम्पीच्ड. तो ये उनका अपील भी है टू ऑल द रिपब्लिकन डोनर्स. नाउ अब आते हैं कि क्या इस समय प्रेसिडेंट ट्रम्प कोई वॉर चाहते हैं. एक्चुअली एनी बॉडी बैग्स जो ईरान से वापस आए, दैट विल बी द सीवियर डेथ नेल फॉर प्रेसिडेंट ट्रम्प. तो आप देखेंगे कि डेमोक्रेट्स उनको सपोर्ट करेंगे फॉर द वॉर, कि ट्रम्प डिसीजन ले बिहाइंड द सीन सपोर्ट करेंगे फॉर द वॉर, और प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसीजन लेते हैं तो वहाँ से लैंड एक्शन की अगर बात होती है देन ही विल लूज द मिड टर्म. लिंडसे ग्राहम के बारे में आपको मालूम ही है कि अमेरिका के जो एक सेनेटर है, वो कभी भी अच्छी एडवाइस किसी को देते नहीं है. उनका बस यही रहता है कि वेपन्स बिकते रहे, वॉर्स चलते रहे, एंड ही कीप्स गेटिंग हिज कमीशंस. सेल्स पे डिपेंडेंट होता है, तो सेल्स होगा तो कमीशंस मिलेंगे, एंड ही कैन बी हैप्पीली कंटिन्यूइंग इन हिज पावर. जो उनकी चल रही, कितने सालों से सेनेटर है वो, तो 4-5 टर्म्स हो गया होगा, बाद ज़्यादा भी हो सकता है. और तो ये जो अब जैसे आज प्राइम मिनिस्टर मोदी की स्पीच थी, इट वाज द मोस्ट अवेटेड स्पीच इन द होल वर्ल्ड. ओके, पूरी दुनिया सुनना चाहती थी क्या बोल रहे हैं. लोगों लगा वॉर घोषित कर देंगे. पाकिस्तान भी डर गया कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ रहा है स्पीच पे. उन्होंने इंटरनल पॉलिटिक्स पर ही बात की, सबके दे हैड अ साई ऑफ रिलीफ ना. अच्छा चलो, ऐसा नहीं है, युद्ध नहीं है, कुछ भी है बट युद्ध नहीं है. लेकिन रियलिटी कुछ और है ऑन द ग्राउंड. ईरान का युद्ध भारत को अब पिंच करेगा. इवन दो भारत ने, रशिया ने ऑलरेडी प्रॉमिस कर दिया है कि दे विल वर्क विद इंडिया टू एनी अमाउंट ऑफ ऑयल दे नीड टू मेंटेन द प्राइसेस इन इंडिया. भारत को ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन एटलीस्ट भारत के पास लाइफ लाइन है. दुबई के पास इस समय अगर ये वॉर छिड़ता है तो लाइफ लाइन नहीं होगी. बाकी जो मिडिल ईस्टर्न इकोनॉमीज है उनके पास लाइफ लाइन नहीं होगी, क्योंकि ये वॉर होगा उनके ज़मीन पे. दुबई के ऊपर होगा, या फिर वो बहरीन के ऊपर होगा, कतर पे होगा, सऊदी अरेबिया पे होगा, और ईरान के ऊपर तो ऑब्वियसली होगा. सो ये अब देखना है कि पहला मूव कौन करता है. इजराइल ने पहला मूव कर दिया लेबनान में, अब यहाँ पे पहला मूव कौन करता है. सी, आपको याद होगा इजराइल डजंट ओपन इमीडिएटली. वो वेट करता है, वार्निंग देता रहता है, वार्निंग देता रहता है, फिर वो खोलता है, और 10 बार वार्निंग देने के बाद फिर वो अटैकिंग मोड पे आता है. और जब अटैकिंग मोड पे आता है देन यू हैव सीन कि दे हैव डन सिग्निफिकेंट डैमेज. उनकी कंट्री में बहुत डैमेज हुआ है. मोस्ट ऑफ द अमेरिकन मीडिया जो बात कर रहा था वो कर रहा था हाउ मच डैमेज हैज बीन कॉज्ड इनटू ईरान. उन्होंने, किसी ने ये नहीं बताया कि व्हाट वाज डैमेज टू द यूएस.
सारे बेसेस गायब हो गए, वहाँ पे प्लेन्स नहीं उतर सकते इस समय, वहाँ पे रिफ्यूलिंग नहीं कर सकते, रडार्स गायब हो गए, देयर नो आईज एंड ईयर्स ऑन द ग्राउंड, समझे आप। तो और एक और फिनोमेना हुआ कि रडार्स के थ्रू ये लोग मैनिपुलेट करते थे वेदर। तो नॉट ओनली 47 ईयर्स का सैंक्शन लगाया, दे चेंज द वेदर ओवर ईरान, तो देयर वाज नो रेन्स, और सारा जो क्लाउड्स वर डाइवर्टिंग टू यूएई। तो जितनी बार तो इट वाज यूएई वाज गेटिंग सरप्राइज रेन्स, कितनी बार देखा आपने। तो नाउ वी आर सीइंग द इम्पैक्ट कि किस तरह वेदर को मैनिपुलेट किया गया थ्रू एल्यूमिनियम आयंस एंड अदर केमिकल्स। सो ये सारी चीज़ें बाहर आ रही हैं। तो ये मुझे मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि आई स्टिल डोंट फील कि वहाँ पे कोई सीज फायर या कोई वॉर शुरू करेंगे ट्रम्प। जैसे ईरान ने सारी कंडीशंस नहीं मानी, प्रेसिडेंट ट्रम्प ने अपना जाना पोस्टपोन कर दिया और टॉक्स हैव फेल्ड। क्योंकि आपको मालूम ही है कि एक भारतीय चिप्स पे अटैक हुआ, तो जनरली द टॉक्स हैव फेल्ड। तो पाकिस्तान के लिए कंसोलेशन प्राइज है कि उन्होंने कुछ इन्फ्लुएंस किया भारतीय चिप्स पे अटैक करने के लिए फॉर ऑयल, लेकिन ओवरऑल तो वॉर की कंडीशंस अभी बनी हुई है। अगर इस बार वॉर शुरू होता है, अगर होता है, अगर इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी तक हम बिलीव नहीं कर सकते, अभी तक तो नहीं लगता शुरू होगा, क्योंकि इससे विल पावर नहीं है। इलेक्शंस भी आ रहे हैं, या तो इलेक्शंस पोस्टपोन हो, अमेरिका में वो हो नहीं सकता, अगर हो सकता है तो इसके लिए कांग्रेशनल अप्रूवल चाहिए वॉर के लिए। तो अगर ऐसा होता है देन इट विल बी ए वेरी सीवियर वॉर, और काफ़ी सालों से के लिए ये बंद होगा हॉर्मुज़ स्ट्रेट, और फिर धीरे धीरे ऑयल ट्रिकल होगा। तो भारत को मलाक्का स्ट्रेट्स की ज़रूरत बहुत पड़ेगी, और उस पर अमेरिका ने ऑलरेडी, आपने देखा होगा, इंडोनेशिया के साथ एग्रीमेंट किया। दैट मीन्स कि अमेरिका हैज़ ऑलरेडी प्लान कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लंबे समय तक बंद करना चाहते हैं, एंड दे वांट टू कंट्रोल द मलाक्का स्ट्रेट ऑल्सो, नॉट फॉर द चाइनीज बट फॉर बिकमिंग ए रेवेन्यू शेयर पार्टनर। कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिकन एंड इंडोनेशियंस कंट्रोल द मलाक्का स्ट्रेट एंड एक्सट्रैक्ट रेवेन्यूज, ऐसा भी हो सकता है। मैं इसको बस कॉलोनियल माइंडसेट से देख रहा हूँ कि कॉलोनियल माइंडसेट भी ऐसे ही था। जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत पर राज नहीं कर पाई, वो इंडोनेशिया पहुंचे, उनको लगा भारत आ गए। ओके, दैट्स हाउ इंडोनेशिया वाज क्रिएटेड। उसका नाम ही इंडोनेशिया, पहले इट वाज नोन एज इंडो चाइना बाय द ऑफिशियल ब्रिटिश मैप्स। तो क्योंकि वहाँ चाइनीज कल्चर भी है, भारतीय कल्चर भी है, कंबाइंड है वहाँ। तो क्या वो ऐसा सिनेरियो है कि दी मलाक्का स्ट्रेट को कंट्रोल करना है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को भी कंट्रोल करना है, दोनों कंट्रोल करना है, उन दोनों में नुकसान भारत को ज़्यादा है। क्या रशिया के व्लादिवोस्तोक से भी अगर तेल आता है तो भारत को नुकसान ज़्यादा है। अगर यूरोप की तरफ से तेल आता है तो भी उसको, सुएज कैनाल को तो अमेरिकन कंट्रोल करते हैं थ्रू इजिप्ट एंड इजराइल, तो वहाँ पे भारत को प्रॉब्लम हो सकती है। तो लेट्स सी, अगर भारत के अंदर ऐसी प्रॉब्लम्स क्रिएट की जाएंगी तो इजीली अपोजिशन स्ट्रांग होगा, अपोजिशन को इश्यूज मिलेंगे, एंड दे ट्राई टू चेंज द रिजीम इन द नेक्स्ट इलेक्शन, या करंट स्टेट के इलेक्शन में अफेक्ट होगा। इसको आप ऐसे देखिए। सो भारत के विरुद्ध तो गेम्स चल ही रहे हैं, जिनको भारत दोस्त बताता है उन सबसे के थ्रू चल रहे हैं। और जब तक कि अनलेस भारत टेक्स ओपन मिलिट्री एक्शन, बोलते थ्रेटन कर दे, इफ यू डू दिस विल डू दिस, तो हो जाएगा। अगर हमारे पुराने क्षत्रिय होते तो ऐसे काम करते, आप इधर आओगे तो हम लड़ेंगे, क्लैरिटी था। अभी आजकल हम लोग ख्याली पुलाव में ज़्यादा ही, थॉट्स में ही हम टेंस हो जाते हैं। तो इट्स ए वेरी डाइसी सिचुएशन। अगेन, जब आपको कॉलोनियल हिस्ट्री मालूम हो, क्योंकि पॉलिटिक्स बदली नहीं है तब से, जो असुरवाद है वो बदलता नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है जैसे कि, और ऐसा भी नहीं है कि खुला क्षत्रिय है बोलेंगे कि ठीक है आमने सामने कर लेते हैं, कोई आमने सामने करने वाले नहीं, सब डरपोक है। अमेरिका का डिफेंस सेक्रेटरी, तो मैं उसको हग सेट बुलाता हूँ, हग मीन्स हग, टॉयलेट वाला हग, हग सेट बुलाता हूँ। वो तो टैटू इतने बना के रखता है, इट्स टैटूज तो दिमागी किसी, मतलब मेरे हिसाब से क्लीन नहीं है। तिलक लगाइए, तिलक लगा सकते हैं, तिलक 12 स्थानों में लगते हैं शरीर पे, तिलक लगाइए, डेली धो भी सकते हैं, चंदन से लगाइए,
टैटू तो अपने शरीर को आपने एक तरीके से कुछ लिख दिया उसके ऊपर परमानेंटली। बहुत सारे लोग भगवान का नाम लिखवाते हैं, पहले भी होता था, ऐसा नहीं है, अभी नहीं है, पहले से है। भगवान के नाम, इष्ट के पिक्चर, मतलब टैटू का प्रॉपर प्रोविजन ही भारत से गया है बाहर, है ना। लेकिन मेरे हिसाब से तिलक लगाएंगे तो बेटर है, आप धो सकते हैं। भगवान ने आपको ऑलरेडी सुंदर शरीर दिया है, इसको क्यों खराब किया जाए। तो ये जो पूरा जो एपिसोड है कॉम्प्लेक्स बनता जा रहा है डेली, और अंत में वो ईगो ही आ रहा है, नेशनल ईगो आ रहा है कि हमको पहले फेज में क्यों हरा दिया। क्योंकि जनरल कंक्लूजन तो यही है, ईरान ने हरा दिया, सीज फायर के लिए मंजूर कर दिया और स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद कर दिया। तो सेम स्ट्रेटेजी दे वांट टू यूज ऑन मलाक्का, क्योंकि मलाक्का बंद होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया, सोचिए 47% ऑफ अर्थ सप्लाई स्टॉप्ड ऑफ ऑयल, 47%, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सो और अमेरिका की ऑयल की सेल वो बोल रहे हैं बढ़ जाएगी, प्रोडक्शन नहीं है इतना। अपने अगर इतना होता तो अपने इन हाउस से तो रेट्स कम कर देते, वो नहीं किया उन्होंने। सो कहाँ पे तेल जा रहा है, दैट मीन स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स दे आर बिल्डिंग। स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स अगर आप बना रहे हैं तो इसका मतलब तो नेचुरल जो फॉर द सिटीजन्स वो किधर है। सो काफ़ी कंफ्यूजिंग सिग्नल्स हैं। सो मेरे हिसाब से, जहाँ तक मेरे हिसाब है कि सीज फायर कंटिन्यू रहेगी, इसका सॉल्यूशन वापस निकलेगा मंडे के बाद। अभी तो मंडे को मार्केट्स गिरेंगे, लोग खरीदेंगे, फिर नेक्स्ट फ्राइडे को अच्छी खराब था तो मार्केट ऊपर जाएगा, लोग बेच देंगे, फिर खराब न्यूज़ आएगी फ्राइडे को, फिर मंडे को मार्केट गिर जाएंगे। ये साइकिल देख लीजिए। जो इन्वेस्ट कर रहा है इन्वेस्ट प्रॉपरली। पहली बार मैंने आपको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस दी है। आई एम नॉट मतलब इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देता हूँ मैं। आप लोग गुरुकुल में जुड़ेंगे तो आपको धार्मिक गाइडेंस जरूर मिलेगी, लेकिन धर्म के लोग तो व्हेन यू सी फ्रॉम आवर हिस्ट्री यू विल फाइंड कि हमारे पास सिचुएशंस रीड करने की शक्तियाँ होती हैं। थैंक यू ऑल वेरी मच। नमस्ते। एंड नॉट मैजिकल, एक्सपीरियंशियल। मैजिकल शक्ति वो योगियों के पास होती है। सो थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, और सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, हमारे मेंबर्स बनिए, हमको सपोर्ट करिए। थैंक यू।